चलो, तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ठोस द्रव पदार्थ की परिभाषा वगैरह। तो ये कक्षा 9 का विज्ञान फर्स्ट लेसन है पदार्थ की संरचना, जिसमें हमने आपको पदार्थ का डेफिनेशन बताया था और ये बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। और इन तीनों का हमने आपको भौतिकीय परिभाषा बता दिया था ठोस द्रव गैस का, कि बाहर से देखने पर भौतिक स्वरूप में इसकी परिभाषा क्या होती है। ठोस कैसे होते हैं किसे कहेंगे, द्रव कैसे होते हैं द्रव किसे कहेंगे, गैस क्या होते हैं, गैस कैसे दिखते हैं या नहीं दिखते तो क्या होते हैं। तो इनकी परिभाषा हमने बताया था। जैसे ठोस जो है बता दिया था कि इनका आकार, आकृति, भार, द्रव्यमान निश्चित होता है। जैसे द्रव और गैस के बारे में हमने बात किया था। तो अब जो है इनका हम संरचना देखेंगे ठोस द्रव गैस का और इनकी रासायनिक परिभाषा की बात करेंगे फिर से इन्हें ठोस द्रव गैस का। तो सबसे पहले जो है ये हम जान ही चुके हैं कि पदार्थ 3 प्रकार का है। पहला जो है 3 अवस्था है पदार्थ की। जो पहला है वह है ठोस और जो दूसरा है वह है द्रव और जो तीसरा है वह है गैस। ठीक है, तो अब हम एक एक की बात करते हैं। तो अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस की जो संरचना होती है, तो जो ठोस के अवयवी कण होते हैं, यानी जितना भी संसार में पदार्थ है वो सभी पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जो ठोस के अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, अवयवी कण के स्थान पर, यानी अवयवी कण कॉमन शब्द है और इसके स्थान पर परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं या कोई अन्य चीजें हो सकते हैं। तो अवयवी कण इतने चीजों को कहते हैं, चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो। तो जो ठोस है, इस ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं। 2 टर्म का हम और यूज करेंगे, 2 शब्द का। पहला चीज जो जानेंगे वो ये जानेंगे कि अंतरा आणविक दूरी क्या है। और दूसरा टर्म जो हम जानेंगे वो जानेंगे कि अंतरा आणविक बल क्या है। अंतरा आणविक बल। तो जब 2 टर्म जान लेंगे तो ये चीजें हमको ज्यादा समझ में आएंगी। पहला अंतरा आणविक दूरी और दूसरा अंतरा आणविक बल, कि क्या होती है अंतरा आणविक दूरी और क्या होता है अंतरा आणविक बल। तो अंतरा आणविक दूरी क्या है, तो 2 अणुओं या अवयवी कणों, 2 अणुओं या 2 अवयवी कणों के मध्य के बीच की दूरी को, 2 अवयवी कणों के बीच की दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। डेफिनेशन रट लेंगे। 2 अवयवी कणों के मध्य दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। और दूसरा चीज जानना है हमको, अंतरा आणविक बल क्या है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए इस बात को कि 2 अवयवी कणों के मध्य दूरी को, 2 अवयवी कणों के बीच की दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। किसी भी पदार्थ में 2 अवयवी कणों के मध्य की दूरी को अंतरा आणविक दूरी कहते हैं। और दूसरा चीज क्या है, तो वो है अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल किसे कहेंगे, तो किसी भी पदार्थ में 2 अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। अगर मान लीजिए 2 अवयवी कण हैं तो इन 2 अवयवी कणों के मध्य कुछ बल लग रहा होगा और यह जो बल होगा इसी बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। लिखना चाहे तो लिख लेंगे कि किसी भी पदार्थ में उनके अवयवी कणों के मध्य
कार्य करने वाले आकर्षण बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। अब हम एक स्टेप और जानेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो अंतरा आणविक दूरी और अंतरा आणविक बल, तो जो अंतरा आणविक बल है, जो अंतरा आणविक बल है, ये बल व्युत्क्रमानुपाती होता है अंतरा आणविक दूरी के। अंतरा आणविक दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बल। अगर बल को F लिखा जाए और दूरी को R लिखा जाए तो जो अंतरा आणविक बल है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बल का मान बढ़ाएंगे तो दूरी घट जाएगी, यानी दूरी अगर हम घटाएंगे तो बल बढ़ेगा और दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा। इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, खुद अपने दिमाग से सोचिए और जो है विचार करिए कि ये दो अणु, अगर इन दोनों अणुओं को पास पास ले आया जाए, वो चुंबक वाला ध्यान करो, दो चुंबक हैं और दो चुंबक को दूर दूर ले जाया जाए तो क्या होगा? उनके बीच जो बल है वो घट जाएगा। और अगर दो चुंबक हैं उनको नजदीक ले आया जाए, पास पास ले आया जाए तो उनके बीच बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी जब दूरी घटाओगे तो बल बढ़ेगा और दूरी बढ़ाओगे तो बल घटेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी लागू हो रही है कि अगर हम अंतरा आणविक दूरी बढ़ा देंगे, यानी R का मान अगर हम बढ़ा दें तो F का मान घट जाता है। यानी अगर हम दूरी बढ़ाएंगे, अंतरा आणविक दूरी बढ़ा दें, यानी इन दोनों अणुओं को दूर दूर लेके चले जाएं तो इनके बीच जो बल लग रहा है अंतरा आणविक बल, उसका मान कम हो जाएगा। और अगर इस दूरी को हम क्या करें? घटा दें तो इन दोनों अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक बल लग रहा है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो टर्म हम जान गए। अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो ठोस होते हैं, ठोसों के अवयवी कण बहुत नजदीक होते हैं। और जब ठोसों के अवयवी कण बहुत नजदीक होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी अंतरा आणविक दूरी बहुत लघु होती है, यानी कि बहुत ही क्या होती है? छोटी होती है। और जब अंतरा आणविक दूरी क्या है? छोटी है, तो इनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल क्या होगा? प्रबल होगा, बहुत ही क्या होगा? शक्तिशाली होगा, बहुत ही शक्तिशाली होगा, मतलब बहुत ही मजबूत होगा, बहुत प्रबल होगा, जिसके कारण ये एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं और इनको आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसलिए ठोस का आकार, आकृति सब कुछ क्या होता था? निश्चित, क्योंकि इनके अणुओं को आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इनकी अंतरा आणविक दूरी लघु होती है, इसी कारण इनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल बहुत ही प्रबल यानी शक्तिशाली होता है। डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख देंगे, तो चलो लिख दे रहे हैं इसके बारे में कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कण, जिसमें उसके अवयवी कण बहुत पास मतलब नजदीक होते हैं, बहुत पास होते हैं। अर्थात पास होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या कहा कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कण काफी पास होते हैं। अवयवी कण काफी पास होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी अंतरा आणविक दूरी क्या होती है? लघु होती है। अर्थात उनमें अंतरा आणविक दूरी
अंतराण्विक दूरी बहुत लघु होती है। लघु मतलब छोटी होती है, लघु होती है, जिसके कारण, अब अगर दूरी लघु है तो क्या होगा, इसी वजह से इनके बीच अंतराण्विक बल जो होगा वो बहुत ही प्रबल होगा, जिस कारण इनके मध्य लगने वाला आणविक बल बहुत ही प्रबल होता है, अतः इनके अवयवी कणों को आसानी से, इनके अवयवी कणों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो ये इतनी बात होती है ठोस के लिए। मैंने क्या कहा है कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें, इसको लिखते भी रहेंगे, अगर लिखावट समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल रहा हूं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कण बहुत पास होते हैं, अर्थात उनमें अंतरा आणविक दूरी बहुत लघु होती है, जिस कारण उनके अवयवी कणों के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल बहुत ही प्रबल होता है। अतः इनके अवयवी कणों को आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, इसी कारण ठोस बहुत मजबूत होते हैं और इनकी जो है आकार, आकृति, संरचना सब कुछ निश्चित होती है। अगला बात करेंगे हम द्रव। तो द्रव की बात करें तो द्रव के जो अवयवी कण होते हैं, वो ठोसों की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं। अब जब ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं तो देखिए मतलब इनकी क्या होगी, अंतरा आणविक दूरी जो होगी वो थोड़ी अधिक होगी, यानी बड़ी होगी, दीर्घ होगी। क्या होगी, दीर्घ होगी, मैंने ज्यादा होगी। और जब अंतरा आणविक दूरी दीर्घ हो जाएगी तो इनके मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल क्या होगा, वो क्षीण हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा, ठीक। तो ठोस के बाद द्रव वाली जो बात आती है, तो द्रव में क्या होता है, द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कण थोड़ा दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात उनके मध्य अंतरा आणविक दूरी दीर्घ होती है, बड़ी होती है। और जब अंतरा आणविक दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो बल क्या होगा, घट जाएगा। मैंने अभी बताया था कि दो अणु अगर पास है तो उनके मध्य क्या होगा, ज्यादा बल लगेगा। लेकिन अगर इनको दूर कर दिया जाए, ये दूर हो जाए, तो इनके मध्य बल क्या होगा, कम हो जाएगा, बल कम लगेगा। वही हाल यहाँ हुआ है द्रव वाले में। द्रव के अणु जो है वो दूर है ठोस की अपेक्षा, यानी उनकी अंतरा आणविक दूरी क्या है, दीर्घ है। इसी कारण उनके मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल क्या है, कमजोर है। और जब ये कमजोर होता है तो इनको आसानी से इनके अणुओं को इनको अलग किया जा सकता है। देखो बाल्टी में पानी भरा रखा है, उसको जहां से चाहो उठा सकते हो। क्यों, क्योंकि उनके मध्य अंतरा आणविक बल कैसा है, कमजोर है। उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। जबकि ठोस है, एक ईंट है, आसानी से उसको तोड़ पाओगे, इधर उधर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि उनके मध्य प्रबल अंतरा आणविक बल है, ठीक। क्यों प्रबल अंतरा आणविक बल है, क्योंकि उनके मध्य अंतरा आणविक दूरी जो है वो लघु है। जबकि द्रव में क्या है, अंतरा आणविक दूरी क्या है, दीर्घ है, जिसके कारण उनके मध्य अंतरा आणविक बल क्या है, दुर्बल है।
ठीक, तो अब द्रव की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो ये बात हो गई, अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे द्रव द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिनमें उनके अवयवी कण ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। अर्थात, अच्छा दूर दूर होंगे इसका मतलब क्या हुआ? अंतराणविक दूरी दीर्घ होगी, अर्थात उनके मध्य अंतराणविक दूरी क्या होगी? दीर्घ होती है। अच्छा, और जब अंतराणविक दूरी क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी, मतलब क्या हुआ? उनके मध्य लगने वाला अंतराणविक बल क्या होगा? दुर्बल होगा। अतः इसी कारण उनके मध्य लगने वाला अंतराणविक बल क्या होगा? दुर्बल होता है। ठीक है, तो यह बात जान लेंगे कि द्रव पदार्थ की वह अवस्था है, लिखते रहेंगे, द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिनमें उनके अवयवी कण ठोसों की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि उनके मध्य अंतराणविक दूरी दीर्घ होती है, बड़ी होती है, जिसके कारण उनके अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराणविक बल दुर्बल होता है, कमजोर होता है। इसी कारण उनको आसानी से हटाया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इस बात को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तब अगली बात बताइए। हटा देते हैं इसको, लिखिएगा होगा। अगला बात करेंगे हम द्रव। अगली बात होगी द्रव की। तो द्रव क्या है? द्रव जो है वो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो उसके अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, मतलब इनके बीच अंतराणविक दूरी जो है वो बहुत ही दीर्घ होती है, बहुत लंबी होती है, जिसके कारण उनके मध्य लगने वाला जो अंतराणविक बल है वो बहुत ही दुर्बल हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, और लगभग इतना कमजोर हो जाता है कि ना के बराबर, यानी नगण्य होता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो गैस होते हैं, इन गैसों की जो अंतराणविक दूरी होती है वो बहुत ही दीर्घ होती है, बहुत लंबी होती है। और जब दूरी बहुत लंबी हो जाएगी, यानी अणु को इतना दूर रख दिया जाए, तो इनके मध्य लगने वाला अंतराणविक बल क्या होगा? बहुत ही कम होगा, लगभग जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग जीरो के क्या होगा? बराबर होगा, यानी नगण्य होगा। लगभग क्या होगा? नगण्य होगा। तो आर क्या होगा? बहुत लंबा होगा, जिस कारण यह क्या होगा? लगभग जीरो के बराबर होगा, जिसको हम क्या कह देंगे? नगण्य कह देंगे। अब जब देखो यह बहुत कमजोर है, लगभग ना के बराबर है, मतलब गैस के जो अणु हैं इनका एक दूसरे पर कोई नियंत्रण नहीं है। ये इस अणु से स्वतंत्र है,
ये इससे स्वतंत्र है, ये इससे स्वतंत्र है, मतलब अणुओं का एक दूसरे पर कोई नियंत्रण नहीं है, ये आपस में नहीं बंधेंगे। तो अगर कहीं मान लीजिए कोई लीकेज हो जाए, ये जिस बर्तन में रखे हुए हैं वो खुल जाए, तो ये सभी गैस के अणु क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, वातावरण में फैल जाएंगे। क्यों फैल जाते हैं, क्योंकि इनका आपस में कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, देखो कोई गैस सिलेंडर है, थोड़ा सा खुल जाए, या कोई सेंट की डिब्बी है, थोड़ा सा खुल जाए तो देखो पूरा कमरे में फैल जाएगा। कमरा का खिड़की दरवाजा खुला है तो पूरे वातावरण में फैल जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका एक दूसरे पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये स्वतंत्र होते हैं। क्यों स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि इनके मध्य अंतराणविक दूरी बहुत बड़ी होती है, इसी कारण इनके मध्य लगने वाला अंतराणविक बल बहुत कमजोर, लगभग ना के बराबर होता है, यानी नगण्य होता है। ठीक है, डिफिनेशन लिख दिया जाए तो साथ में लिखते रहेंगे, द्रव पदार्थ की वह अवस्था है, द्रव नहीं गैस, ये बात किसकी हो रही थी, गैस की हो रही थी। ठीक, तो अगली बात किसकी हो रही है, गैस की। तो क्या कहेंगे कि गैस पदार्थ की वह अवस्था है, गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिनमें उसके अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिसमें उसके अवयवी कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात जो अंतराणविक दूरी है वो क्या होगा, बहुत लंबी होगी, अर्थात अंतराणविक दूरी, अंतराणविक दूरी बहुत दीर्घ होती है, बहुत दीर्घ होती है, बहुत लंबी होती है। और जब अंतराणविक दूरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, किसी कारण उनके मध्य जो अंतराणविक बल लगेगा वो क्या होगा, नगण्य होगा। इसी कारण उनके मध्य अंतराणविक बल, अंतराणविक बल लगभग क्या होता है, नगण्य होता है, लगभग नगण्य होता है। और जब ये लगभग नगण्य होगा तो क्या होंगे, गैस के अणु एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो लिख लीजिए इस बात को भी, इसी कारण गैस के अणु एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इस बात को लिख लेंगे, मैं एक बार बोल दे रहा हूं, लिखावट ना समझ में आ रही हो तो, कि गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिनमें उसके अवयवी कण काफी दूर दूर होते हैं, अर्थात अंतराणविक दूरी बहुत ही लंबी होती है, जिसके कारण उनके मध्य लगने वाला अंतराणविक बल बहुत ही कमजोर होता है, लगभग नगण्य होता है, जिसके कारण गैस के अणु एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये बात लिख गई होगी। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने सीखा पदार्थ क्या है, पदार्थ हम जान चुके हैं, पदार्थ की डिफिनेशन जान चुके हैं, पदार्थ की अवस्था जान चुके हैं कि इसकी तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। और इन तीनों का हमने दो बार डिफिनेशन और जो कुछ भी इसमें बातें संभव थी 9th लेवल की, वैसे बहुत है लेकिन 9 के लेवल की जितनी भी बातें थी वो हमने आपको बता दी। अब आपको क्या करना क्या है, ये होमवर्क नोट करिए, ये आपका होमवर्क है। सभी लोग इसको कॉपी पर लिखेंगे और लिखने के बाद फोटो खींचकर ग्रुप में डालेंगे, जिससे हम चेक कर सकें कि सही है कि गलत। अगर सही होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो दोबारा बताया जाएगा। क्या आपको करना है, सबसे पहले हमने आपको पदार्थ की डिफिनेशन बताई है, एक नाम और है द्रव। तो इसमें आपको पदार्थ का लक्षण लिखना है, पदार्थ का, चलो मैं इसको एक करके दिखा देता हूं।
पदार्थ का लक्षण। तो आपको पदार्थ का लक्षण क्या लिखना है, देख के कि पदार्थ क्या है। तो सबसे पहला लक्षण यही लिख देंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ सबसे पहला लक्षण तो ये देखो, पदार्थ ठोस द्रव गैस सब कुछ पदार्थ ही है। इसको कहीं रख दोगे तो ये क्या करेगा, स्थान घेरेगा। जैसे एक ईंट है, कहीं रख दिया तो वो क्या करेगा, कुछ स्थान कवर करेगा। तो पदार्थ का पहला लक्षण क्या लिख देंगे, पदार्थ स्थान घेरता है। ऐसे यहाँ पे लिख देंगे पदार्थ के निम्नलिखित लक्षण है, फिर पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। पदार्थ स्थान घेरता है, ऐसे लिख देंगे। पदार्थ में भार होता है, दूसरा पॉइंट। पदार्थ में द्रव्यमान होता है। तमाम ऐसे 3-4 पॉइंट लिख देंगे। जितना पढ़ाया है उसी में से चुन चुन कर पॉइंट लिखेंगे। फिर आ जाइए, पदार्थ का लक्षण हो जाएगा तो फिर हेडिंग बनाएंगे ठोसों के लक्षण। ठोसों के लक्षण, फिर ठोस में लिखेंगे कि ठोस में अंतराणविक दूरी लघु होती है, अंतराणविक बल प्रबल होते हैं, इनका आकार, आकृति, भार, द्रव्यमान निश्चित होता है। ये तमाम लक्षण लिखेंगे। ऐसे ही द्रव का लिखेंगे, ऐसे ही गैस का लिखेंगे। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको पदार्थ का 4 लक्षण लिखना है, 4 लक्षण ठोस का लिखना है, 4 लक्षण द्रव का लिखना है और 4 लक्षण गैस का लिखना है। इतना लिख के आपको लाना है, दिखाना, फोटो खींच के भेज देंगे ग्रुप में। ठीक, तो आगे देखो, देखते हैं कितना लोग भेजते हैं। कोई चीज ना समझ में आया करे तो कमेंट में पूछ लिया करो। अब अगला चीज हम जानेंगे, पदार्थ में अवस्था परिवर्तन। पदार्थ में अवस्था परिवर्तन। तो हमने आपको बता दिया है कि संपूर्ण संसार पदार्थ से मिलकर बना है, यानी द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। अब इन द्रव्यों में देखेंगे हम कि कुछ ठोस है, कुछ द्रव है। जैसे मैंने आपको एक सिंपल और बात बता दे रहा हूं, अपनी आंख को बंद कीजिए और फिर आप अपनी आंख को खोलिए। जो कुछ भी दिखाई दे, या जैसे वायु वगैरह है ना भी दिखाई दे, सब कुछ क्या है, द्रव्य है। लेकिन इसी द्रव्य में आप देखोगे कि ईंट भी है, ठीक है, और इसी द्रव्य में देखोगे कि जल भी है। इसी द्रव्य में आप नहीं देख पाओगे लेकिन है, वायु भी। और इसमें हम देखते हैं कि जो ईंट है वो क्या है, ठोस है। जल जो है वो क्या है, द्रव है। और वायु जो है वो क्या है, गैस है। तो हम सोचेंगे कि क्या ईंट भी द्रव हो सकता है, क्या जल भी ठोस हो सकता है, क्या गैस भी द्रव हो सकती है, यानी क्या वायु भी द्रव हो सकती है, क्या वायु भी ठोस हो सकती है। तो ये हमको जानना है। तो इसी पर चर्चा करते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वो पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। और ये जो पदार्थ है इसकी 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था जो है वो क्या है, ठोस है। और जो दूसरी अवस्था है वो क्या है, द्रव है। और जो तीसरी अवस्था है वो क्या है, गैस है। ठीक, अब देखो, कोई भी पदार्थ जो ठोस है वो द्रव में भी परिवर्तित हो सकता है। यानी जिसको आप ईंट को देख रहे हो ठोस है, वो द्रव भी हो सकता है, एकदम लिक्विड पानी जैसा हो जाएगा। वही ईंट यानी वही ठोस गैस भी हो सकता है। ठीक, ये जो आप जिसको गैस देख रहे हो ये गैस द्रव भी हो सकती है। और जिसको आज द्रव देख रहे हैं जैसे जल है, ये जल क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो इस संसार में जो लोहा इतना ठोस, इतना मजबूत देख रहे हो, इसका भी 3 रूप होता है, 3 अवस्था होती है। लोहा एकदम द्रव हो सकता है, जल जैसा। लोहा एकदम गैस हो सकता है, वायु जैसा। समझ गए बात को? तो क्या है, पदार्थ की 3 अवस्था होती है। वो ठोस भी होता है, ठोस के रूप में भी पाया जाएगा, द्रव के रूप में भी पाया जाएगा, गैस के रूप में भी पाया जाएगा। ये होता कैसे है, मतलब लोहा को हम कब देख पाएंगे कि वो पानी जैसा है, कब देख पाएंगे कि गैस जैसा है, या नहीं देख पाएंगे। तो ये सब होता है ताप के कारण, ताप परिवर्तन के कारण। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि पदार्थ में अवस्था परिवर्तन ताप परिवर्तन के कारण होता है। यानी ताप परिवर्तन से, ताप, इस बात को नोट पॉइंट करके नोट कर लीजिए, ताप परिवर्तन से
पदार्थ में अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होता है। मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई ठोस है और उस ठोस को क्या कर दीजिए आप, गर्म कर दीजिए, यानी उसका ताप क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो वो ठोस क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। उसी द्रव का अगर और ताप बढ़ा दे यानी उसे और गर्म कर दे तो वो गैस बन जाएगा। देखो ताप का कितना कमाल है, ठोस था उसको मैंने गर्म किया तो वो क्या बन गया, द्रव बन गया। उसी द्रव को और गर्म कर दिया तो वो क्या बन गया, गैस बन गया। इसका उल्टा भी चलेगा कि अगर हम उस गैस को क्या कर दे, ठंडा कर दे तो वो क्या होगा, गैस को ठंडा कर दे तो वो द्रव बन जाएगा। और अगर इस द्रव को और ठंडा कर दे तो वो क्या बन जाएगा, वो फिर से ठोस बन जाएगा। ये टेम्परेचर का कमाल है। यानी लोहा भी हो उसको गर्म कर दे तो वो द्रव हो जाएगा, और गर्म कर दे तो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। इस संसार में जो कुछ भी है वो तीन रूप में हो सकता है, ठोस द्रव गैस। फर्क क्या है, टेम्परेचर का। यानी कोई किसी ज्यादा तापमान पे पिघलता है, कोई कितने तापमान पे पिघलता है, वो अलग अलग बात है, आगे भी बात करेंगे। ठीक, तो ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बन जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगा, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा। हाँ, कुछ अपवाद है कि तमाम पदार्थ ऐसे हैं कि उनको गर्म करो तो वो द्रव नहीं बनता, डायरेक्ट ठोस जो है गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो अभी बाद में बात करते हैं। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि ठोस को गर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, द्रव, और द्रव को और गर्म करूंगा तो गैस हो जाएगा, गैस को ठंडा करूंगा तो द्रव हो जाएगा, द्रव को ठंडा करूंगा तो ठोस हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तमाम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की, तो उदाहरण एकदम जो आप जानते हो वही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। उदाहरण में ले लीजिए जल। जल तीन रूपों में पाया जाता है। जो पहला रूप है वह है बर्फ, जो दूसरा रूप है वह है जल, और जो तीसरा रूप है वो है भाप। ठीक, बर्फ को क्या कीजिए, गर्म कीजिए, बर्फ को क्या करेंगे, गर्म कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। देखो बर्फ को बाहर रखते हैं टेम्परेचर में, बाहर रख दिया खुले में बर्फ को तो टेम्परेचर बढ़ता है, वो पिघलने लगता है, पिघल कर किसमें परिवर्तित हो जाता है, जल में। फिर क्या है, जल को और गर्म कीजिए, थोड़ा जल को और गर्म कीजिए तो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। देखो चावल बनाते हैं, चाय बनाते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, उबलने लगता है तो भाप बन जाता है। ठीक, फिर इस भाप को क्या कीजिए, देखो बर्फ क्या था, ठोस था, बर्फ क्या था, ठोस था, गर्म किया जल बन गया, जल क्या है, द्रव है। फिर हमने जल को गर्म किया तो क्या बन गया, भाप, और भाप क्या है, गैस। हो गया ना तीनों बात। ठोस को गर्म करो द्रव बन गया, द्रव को गर्म करो गैस बन गया। ओके, अब देखो उल्टा चलते हैं। भाप को क्या कीजिए, ठंडा कीजिए, भाप को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, भाप को देखो चावल वगैरह बनाते हैं उठा के रख दिया जाए तो उसमें जो ऊपर ढक्कन होता है उसमें देखो बूंद बूंद के रूप में पानी लटका हुआ होता है। क्यों लटका रहता है, क्योंकि वो जो भाप है वो ठंडा हुआ है और जल में परिवर्तित हो गया है। तो गैस को ठंडा किया तो क्या बन गया, द्रव, यानी भाप को ठंडा करेंगे तो जल बन जाएगा। जल को और ठंडा कीजिए, देखो जिनके घर में फ्रिज वगैरह होगा, जल को फ्रिज में रख देते हैं पानी को तो वो जम के बर्फ बन जाता है, ठंडा ही तो करते हैं। तो द्रव को हमने ठंडा किया तो क्या बन गया, बर्फ बन गया। जो भी एग्जाम्पल बताया था वो हो गया, यानी ठोस बन गया। यानी बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बनेगा, जल को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, भाप को ठंडा करेंगे तो जल बनेगा, जल को ठंडा करेंगे तो फिर से बर्फ बन जाएगा। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। यानी पदार्थ में अवस्था परिवर्तन किसके कारण होता है, तो ताप परिवर्तन के कारण होता है। अब आगे बात समझो, आगे क्या समझेंगे कि अगर कोई पदार्थ है और वो ठोस से द्रव में जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे और क्यों जा रहा है। अगर कोई मान लीजिए द्रव है और वो द्रव से ठोस, द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे और क्यों हो रहा है। फिर अगर कोई जो है गैस से द्रव बन रहा है
तो वो क्यों बन रहा है और उसे क्या कहेंगे। उसके बाद में अगर कोई द्रव से ठोस बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे और क्यों बन रहा है। तथा एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, कि अगर कोई ठोस डायरेक्ट जो है गैस बन रहा है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए क्या बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है, तो वो क्यों हो रहा है और उसे क्या कहेंगे, ये हम आपको पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, होमवर्क कर लीजिएगा, तब बताया जाएगा कि इसको क्या कहेंगे। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं।